हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटोर। इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर वन में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड पेपर टू में होम साइंस कवर कराती हूँ। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम भी लॉन्च हो चुका है भाई, फॉर द अटेम्प्ट ऑफ जून 2025 फॉर पेपर प्लस होम साइंस, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा सेफेस्ट स्कोर या फिर हम सेफेस्ट अपना टारगेट कह सकते हैं फॉर द अटेम्प्ट ऑफ जून 2025। जब हम अपना एक सेफेस्ट टारगेट एक सेट करते हुए चलते हैं ना भाई, तो हमें कम से कम अपनी 2 से 3 साइकिल्स की हमें देखनी होती है कि भाई क्या क्या कट ऑफ रही है। उसके बेसिस पे उसी को एनालिसिस करते हुए हम अपना एक सेफेस्ट टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं, हमारा जो आपका जो जून 2024 का आपका रहा था, तो उसका आपका कट ऑफ क्या रहा था जीआरएफ के लिए, दैट इज फॉर दी यूआर कैंडिडेट्स के लिए, जो आपका क्या रहा था 2000 आपका क्या रहा था 214 रहा था। क्या रहा था आपका 214 रहा था। अगर हम बात करें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या रहा था, दैट इज 188। और अगर पीएचडी ओनली की हम बात करें, वो आपका कितना था 166 रहा था जी। ठीक है। अगर हम ओबीसी कैंडिडेट के लिए बात करें तो आपका जीआरएफ का कट ऑफ 202 गया था। और अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो गया था 172। और अगर हम बात करें पीएचडी ओनली के लिए, तो वो आपका कितना गया था 152 गया था। कितना गया था जी 152 गया था। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो जीआरएफ का कट ऑफ आपका 200 गया था। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपका कट ऑफ कितना रहा था 170 रहा था। और अगर हम पीएचडी ओनली की बात करें तो आपका कट ऑफ कितना रहा था 146 रहा था। ठीक है। एससी वालों की आपका जीआरएफ का कट ऑफ 194 रहा था। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ रहा था 164। और पीएचडी ओनली के लिए आपका कट ऑफ रहा था अगेन 146। ठीक है। एसटी वालों के लिए ये रहा था 186 आपका जेआरएफ का कट ऑफ। और अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, दैट इज 162। और पीएचडी ओनली के लिए आपका कट ऑफ रहा था 144। तो यहां से हम एक चीज तो देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक कैटेगराइज करके बताती हूँ। ठीक है। अगर हम बात करें जेआरएफ के लिए, तो यहां से हम जेआरएफ का देख सकते हैं फॉर द यूआर कैंडिडेट कि आपको कम से कम अपना 214 तक तो रखना था। ये आपकी अभी तक की सबसे हाईएस्ट मैं कह सकती हूँ कट ऑफ गई थी, जो कि आपकी जून 2024 की गई थी। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो आपकी रही है दिसंबर 2023 की। अब हम दिसंबर 2023 की बात करते हैं कि इसमें आपकी होम साइंस की कट ऑफ कितनी रही थी। तो अगर मैं जेआरएफ की कट ऑफ की बात करूं, तो जेआरएफ आपका गया था कितने पे 204 पे गया था। कितने पे गया था 204 पे गया था फॉर द यूआर कैंडिडेट्स। ठीक है। अगर मैं बात करूं एससी वालों के लिए, तो एससी वालों की क्या कट ऑफ रही थी 180 रही थी। ओबीसी वालों के लिए 192 रही थी। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितनी रही थी 196 रही थी। तो अगेन यहाँ पे भी हमारा कितना है 200 प्लस स्कोर ही आप मान सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे तो देखो आपका 210 प्लस स्कोर है आपका, जो यहाँ पे आप कह सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं हमारी जो आपका सिर्फ आपका किसका था, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए था, क्योंकि उस टाइम पे 3 कैटेगरीज यार आपकी बनी नहीं थी। उस टाइम पे ये था कि आपका क्या है, आपका यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई है। एक होता था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, और दूसरा था आपका जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। तो आपका जो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका कट ऑफ गया था फॉर द यूआर कैंडिडेट, दैट इज 178। ओबीसी के लिए 164 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 158 और एससी वालों के लिए आपका 154 गया था। और एसटी वालों के लिए आपका कितना गया था 156 गया था। ठीक है। तो अगर मैं यूआर कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से बात करूं, एक सेफेस्ट स्कोर की बात करूं, तो देखो आपको 200 प्लस तो आप इसमें मान ही सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका किसका है, आपका दिसंबर 2023 का कट ऑफ ये आपका रहा था। अब मैं बात करती हूँ आपका कौन सा, जो आपका जून 2023 वाला आपका कट ऑफ रहा था। ठीक है। वो दिसंबर वाला था और ये आपका जून वाला है। तो जून वाले अटेम्प्ट के लिए अगर मैं बात करूं, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ जेआरएफ के लिए, वो कितना गया था आपका 204 गया था। कितना गया था आपका 204 गया था। पिछले वाले में भी आपका देखो अप्रॉक्स आपका इतना ही गया है, और इस वाले में आपका कितना गया है, इतना ही आप कह सकते हैं। ठीक है जी। आपका जेआरएफ के लिए कितना है, ये है आपका कितना 204 वाला रहेगा। ठीक है। और अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करूं, वो आपका 184 गया था। और पीछे वाले में हमने देखा वो आपका कट ऑफ कितना गया था, वो आपका 178 गया था। ठीक है जी। तो आप जून वाली सेशन में देख सकते हैं कि आपका कितना था। आपका दोनों ही साइकिल्स में, जो आपका जून वाला साइकिल और दिसंबर वाला साइकिल है, दोनों में ही आपका जेआरएफ के लिए कितना गया है 204 गया है। ठीक है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करूं, तो आपका 194 गया है। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 168 गया है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, तो 190 168 गया है। एससी के लिए बात करें तो 184 160 गया है। एसटी वालों के लिए 182 156 गया है। तो ये आपके क्या है, आपके मेजर मेजर आपके कट ऑफ्स है। ठीक है। फिर अगेन हम इसमें कह सकते हैं कि ये भी आपका क्या है 200 प्लस गया है। ठीक है।
अभी तक हमने 3 कैटेगरीज़ की बात कर ली, अब हम एक और कैटेगरी की बात करते हैं जो आपका दिसंबर में आपका जो हुआ था 2022 में, ठीक है? उसकी आपकी कट ऑफ आके कितनी गई थी? तो अगर मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बात करूँ तो आपके लिए यूआर कैंडिडेट के लिए इट्स 180 और जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए 208 गया था, देख रहे हैं आप? ये आपकी कट ऑफ बढ़ गई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका दिसंबर वाले में आपका कट ऑफ 208 था, फिर उसके बाद आपका 2022 की अगर मैं बात कर रही हूँ, फिर अगर अब मैं बात करूँ 2023 की, अगले साल में ही 204 हो गया और 2024 की बात करें तो अगले ही उसमें ये 214 हो गया। और आपका जो दिसंबर वाला साइकिल है उसका अभी रिजल्ट अवेटिंग है। अभी एग्जाम हो चुका है, आंसर की आनी बाकी है, उसके बाद फिर इसका कट ऑफ फाइनलाइज होगा। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि आपका बहुत ज्यादा एकदम ड्रास्टिकली कोई ऐसा चेंज नहीं देखा गया है। आप +5 या -5 की कैटेगरी में इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका 4 नंबर यहाँ पे आपके कम हो गए हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे एकदम से आपका हाइप देखने को मिला है, 10 नंबर आपके इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है? तो आप ऐसे ही चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कट ऑफ कितनी ज़्यादा आपकी वेरी कर सकती है, ठीक है? अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस वाले के लिए दैट इज़ 164 एंड 200, ओबीसी वालों के लिए इट्स 162 एंड 188, एससी वालों के लिए इट्स 152 एंड 186, एसटी वालों के लिए इट्स 156 एंड 182। तो ये सारी आपकी क्या रही है, आपकी कट ऑफ का एनालिसिस आपका रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कि अब हमें तैयारी करनी देखो स्टार्ट करनी है। तो अगर हम अपना टारगेट या फिर सेफेस्ट स्कोर अगर हम अपना सेट करें या सेफेस्ट हम टारगेट अपना सेट करें, तो भाई आप ये टारगेट अपना सेट कर सकते हैं पिछली वाली कट ऑफ का अंदाजा लगाकर कि आपको क्या करना है। आपको देखो पिछली बार 214 गया था, तो आपको इस वाले अटेम्प्ट के लिए कम से कम अपना 220 तक का तो टारगेट रखना ही पड़ेगा, ठीक है? आप अपना 220 तक का टारगेट करते हुए चलो। देखो ऐसा तो नहीं है कि आपका बहुत ही ज़्यादा आपका कट ऑफ बिल्कुल ही गिर जाएगा, आपका 200 से कम आ जाएगा, ठीक है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और होम साइंस हमारा वैसे भी एक रेयर सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। तो इसका आपका कट ऑफ क्या करता है, आपका 200 प्लस तो रहता ही रहता है। और जेआरएफ का क्या है, आपका डे बाय डे इंक्रीज़ होता चल गया है, क्योंकि आपका पहले के टाइम पे क्या था, अवेयरनेस इतना ज़्यादा था नहीं। अब जैसे-जैसे अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है, तो आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जब आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो उनकी तैयारी भी बहुत तगड़ा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो आप अप्रोक्सीमेटली ये लगा सकते हैं आपका 210 से 220 तक के बीच का आपका कट ऑफ हमेशा रहने ही वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आपका और ज़्यादा वो गिरता चला जाएगा। तो अपने एक टारगेट सेट कर लो भैया कि मेरे को अपना टारगेट ना 220 तक का रखना ही रखना है, ठीक है? अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे कि देखो हमारा ही पेपर है, ठीक है? हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन होता है, तो इसमें कैसा आपका सिनेरियो होता है, भैया 3 घंटे का आपका एग्ज़ामिनेशन है। आपका कैसे-कैसे आपका होता है, पहले वाले आपका जो पेपर आपका जो कॉमन पेपर होता है, पेपर 1 उसमें आपके आते हैं 50 क्वेश्चन और आपका जो पेपर 2 रहता है, उसमें आपके आते हैं कितने जी? 100 क्वेश्चन, ठीक है? तो आप इन 50 क्वेश्चन में से अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि अपने 50 क्वेश्चन में से कम 35 से 40 क्वेश्चन अपने ठीक करने ही हैं। तो आपका ये टोटल कितने नंबर का है, देखो एक क्वेश्चन आपका होता है 2 नंबर का, तो अगर 50 क्वेश्चन है तो ये आपका हो गया 100 नंबर का, ठीक है? तो आप इन 100 नंबरों में से आप कम से कम अपने 75 से 80 अगर मार्क्स आप इंश्योर कर लेते हैं कि भैया मैं इतने मार्क्स यहाँ पे अटेन कर लूंगी, तो आप इतने मार्क्स मैं फेच कर लूंगी, तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आप एक सेफर साइड पे खेलोगे भाई, ठीक है? दूसरी अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे वाले पेपर की, जिसमें आपके आते हैं कितने 100 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 200 नंबर के, ठीक है? तो आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, 200 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है? आप इसमें से अपना ये टारगेट सेट कीजिए कि कम से कम यहाँ पे मेरे को जो अपने ठीक करने हैं क्वेश्चन, कम से कम यहाँ पे मैं आपके 75 से 80 क्वेश्चन मैं यहाँ पे ठीक कर कर आ जाऊंगी। इसका मतलब आपके कितने नंबर आप यहाँ से अपने फेच करने का कोशिश कीजिए, 150 से आप 160 मार्क्स अपना यहाँ से फेच करने का कोशिश करिए, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो आप मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि आपको अपने कितने नंबर आप सेफर साइड पे रखिए कि अपना आप एक अच्छा टारगेट सेट कर पाएँ, ठीक है? हम ज़्यादा की तैयारी करेंगे ना, जब जाके हमारे इतने बनेंगे कि हम क्या करें, अपना जेआरएफ क्वालीफाई कर पाएँ, ठीक है? तो कम से कम अपने 220 से अपने 240 नंबर तक का हमें अपना पूरा सिनेरियो अच्छे से क्रिएट करना पड़ेगा, जब जाके ही कुछ हमारा हो सकता है, ठीक है? ये हमारा मेन आपका आज की क्लास का मैं यही बताना चाहती थी कि भाई इतना ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंस रखता है और इसमें आप करेंगे कैसे?
पेपर वन में देखो भैया, एक ना हम एक मॉडल पे काम करेंगे जो कि आपका क्या होता है, टीटीपी मॉडल। अब ये मॉडल क्या है भैया? टी का मतलब होता है अपना एक टारगेट सेट करना है, हमारा एक बड़ा टारगेट है। अब बड़े टारगेट को जब हम अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं तो हम आरएम में पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। जब जाके हम अपने लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड हम टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म टारगेट बनाओ भाई, ठीक है, रेगुलरली के अपने टारगेट बनाओ, अपना एक टाइम टेबल अपना फिक्स कर लो कि भाई मेरे को इतना पढ़ना ही पढ़ना है। एक कंसिस्टेंसी से आपको कम से कम 5 से 6 महीने की आपकी प्रिपरेशन आपको मैंडेटरी है ही। ये आपका एकेडमिक एग्जामिनेशन है, ऐसा नहीं है कि आपने पेपर दे दिया और आपके हाथ में जॉब लग जाएगी या फिर आपका पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाएगा। आपका पेपर देने के बाद भी इतनी भसड़ होती है कि भाई आपको अपने सुपरवाइजर को अप्रोच करना है, सारी चीजें होती हैं। तो ये काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है, काफी ज्यादा पेशेंटली आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये तो मान के चलिए कि आपको 5 से 6 महीने की लगन से आपको मेहनत तो इसमें करनी पड़ेगी। अब आपका इस एग्जामिनेशन का अवेयरनेस बढ़ गया है, आपका क्या है, आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन अब बढ़ गया है, तो आपको उस हिसाब का अपना उस लेवल का आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना टारगेट सेट कर लो भाई। उसके बाद होता है हमारा दूसरे टी का मतलब है दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टाइम मैनेजमेंट करना है या फिर हमें टाइम बाउंड करना है, जिसमें आप इक्वली टारगेट करोगे पेपर वन को प्लस आपका पेपर टू को। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पेपर वन पे ही फोकस कर रहे हैं, हम पेपर टू पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों पे ही अच्छे से ध्यान देते हुए चलना है। अपने दिन में आपको जब आप टाइम निकाल रहे हो तो पेपर वन और पेपर टू दोनों ही पढ़ोगे, ठीक है। अब आपका पी का मतलब क्या हो जाता है, ये रहता है आपका प्रिपरेशन। तो हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे अपना पीवाईक्यूज की एनालिसिस को लेते हुए। अपना पीवाईक्यूज उठाओ, उसको एनालाइज करो, उसके बाद देखो कौन सा यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट से क्या चीज ज्यादा अच्छे से पूछी जा रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना अपना सिलेबस देखेंगे। पीवाईक्यूज एनालिसिस करने के बाद सिलेबस पे आओ, सिलेबस देखो, उससे मैच करो। उसके बाद फिर चीजें करने की स्टार्ट करो कि किस वाली यूनिट से क्या ज्यादा ट्रिकी आता है। क्योंकि हमारा बीएससी एमएससी में हमें चुनना होता है स्पेशलाइजेशन, और हर किसी का स्पेशलाइजेशन देखो अलग होता है। जैसे मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर था, हो सकता है आपका आरएम के अंदर हो, या फिर आपका फैश के अंदर हो, फैशन डिजाइनिंग के अंदर हो, आपका कम्युनिकेशन के अंदर हो सकता है आपका कोई अलग डिसिप्लिन हो, ठीक है। तो इसका बिल्कुल भी आपका वो नहीं है कि आप एक यूनिट को अच्छा कर लेंगे और दूसरी यूनिट को आप छोड़ देंगे। भैया मैं आपको साफ सीधी बताऊं तो आपका फूड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जामिनेशन ये वाला देकर आए होगे तो आपने ये चीज रियलाइज करके होगी कि फूड्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, उसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती होगी क्योंकि उससे मेजर पूछा भी जाता है, ठीक है। तो हमें पीवाईक्यूज एनालिसिस करते हुए हमें अपना प्रिपरेशन को एकदम एक लेवल अप पे, एक हाई लेवल पे हमें प्रोसीड आउट करते हुए चलना है, ठीक है। तो चीजों को देखो, पीवाईक्यूज आपके रीसेंट ईयर के देखो, बहुत पुराने पीवाईक्यूज मत देखो। बिकॉज बहुत पुराने पीवाईक्यूज देखोगे तो वो वाला ट्रेंड अब थोड़ा थोड़ा चेंज होता हुआ चल रहा है, ठीक है। कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उसको साथ में पढ़ते हुए चलो। तो पीवाईक्यूज एनालिसिस आपके लिए काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहली चीज आप अपने टीटीपी मॉडल पे काम कर सकते हैं। तो अपना एक टाइम शेड्यूल भैया अच्छे से बनाते हुए चलो, टाइम शेड्यूल होके पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अपना बिता लो एक टाइम, अपना टाइम टेबल सेट कर लो कि मेरे को रात में अपना पेपर वन में कर रही हूँ तो मैं दिन में पेपर टू कर लूंगी। तो ऐसे करके आप अपना थोड़ा सा शेड्यूल कर सकते हो। अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस रखो, अपने कंसेप्ट बनाते हुए चलो। अगर कोई पीवाईक्यू लगा रहे हो, मॉक लगा रहे हो, अगर 1 घंटा आप मॉक में बिता रहे हो तो भैया कम से कम 2 से 3 घंटे उसके एनालिसिस पे बिताओ। क्योंकि आपका पीवाईक्यू डायरेक्टली उठ के रिपीट नहीं होता, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपनी रखो कि कॉन्सेप्ट आपका कैसे, कहाँ, किस तरह से अगर वो मोल्ड भी हो जाए, क्या चीज से पूछा जा रहा है, ठीक है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो भैया समझो कि इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर वन। आपका पेपर वन आपका एक सेवियर की तरह हो सकता है, आपका गेम चेंजर की तरह आपका पेपर वन काम कर सकता है। तो पेपर वन पे थोड़ा फोकस करते हुए चलो, अच्छे से करते हुए चलो। आपको ये चीज पता है कि आपका डीआई अगर 10 नंबर का आ रहा है तो डीआई की भैया अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अपना मैथ्स वाला पोर्शन अच्छा सा कर लो, थोड़ा रीजनिंग पे अच्छी सी पकड़ बना लो, ठीक है। तो आप अपना ये पेपर वन पे थोड़ा सा थोड़ी मजबूती रखो, ये आपको जेआरएफ बहुत आराम से दिला सकता है अगर आप इसमें अच्छे खासे अपने नंबर फेच कर जाते हो। देखो नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आप आराम से इसमें नंबर निकाल सकते हो। तो आराम से आपका हो जाएगा अगर आप पेपर वन पे अच्छे से ध्यान देते हो। तो अगर आप जेआरएफ के लिए अपना निकालना है कि भैया मेरा टारगेट ही जेआरएफ है ना, भाई आपने अगर ठान लिया है मन में, तो अपना पेपर वन को तगड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना भाई, ठीक है। तीसरा आपकी चौथी चीज होती है थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लेते हुए चलो, ठीक है। एक होता है आपका
स्मार्ट अप्रोच हमें कैसे लेनी है? स्मार्ट अप्रोच हमें ऐसे लेनी है कि भाई आप ये चीज अपना सेट कर लो कि आप कैसे चीजों को प्रोसीड आउट करते हुए जाना चाहते हो। एक होता है कि भाई आप चीजों के ना बहुत बड़े बड़े पत्ते बनाते हुए चल रहे हो, इतनी मोटे मोटे नोट्स बनाते हुए लिखते हुए चल रहे हो, पूरे पूरे आपने बुके छाप दी है। भाई वो चीज नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा ना अच्छे से आपको फ्लो चार्ट्स के ऊपर काम करना है। थोड़ा सा फ्लो चार्ट्स अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ, ठीक है। टू द पॉइंट चीजों को लिखते हुए चलो। थोड़ा-सा स्मार्ट अप्रोच करते हुए चलोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल वो रहने वाला है। तो स्मार्ट अप्रोच पे थोड़ा-सा आपको काम करना है, ठीक है? बुकें नहीं छापनी है, हमें टू द पॉइंट चीज़ें हुए पढ़ती हुए चलनी है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द पीवाईक्यू एनालिसिस कि क्या ट्रेंड पूछा जा रहा है, उसके बेसिस पे हम चीज़ों को करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो स्मार्ट अप्रोच पे थोड़ा-सा आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? आपका एक और चीज़ रहेगा कि भाई आप थोड़ा-सा अपना स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करो और थोड़ा-सा अपना कंसिस्टेंसी में। फिर अब क्या देखो, आपका पेपर हो चुका है, आधे से ज़्यादा बच्चे अभी ना सारे अपनी बुकें-वुकें बंद करके बैठ गए होंगे कि अब तो भैया हम क्या करेंगे, अपना बाद में देखेंगे। जब तक हमारा एकदम रिजल्ट नहीं आ जाता है, आंसर की नहीं आ जाती, हम अपनी किताबों को छुएँगे भी नहीं। भैया आप एग्ज़ामिनेशन देकर आए हो, आपको पता है आपने एग्ज़ामिनेशन में कैसा परफ़ॉर्म किया है, ठीक है? सारी चीज़ें यू नो आपको ये भी पता होता है, हर बच्चे को पता होता है कि उसका कहीं न कहीं पेपर कैसा गया है, उसकी किस लेवल की तैयारी थी, ठीक है? अगर आपको पता है कि आपका कहीं न कहीं इस बार थोड़ा-सा अगर आपका रह जाता है, तो भई अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है? पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, पढ़ाई काम ही आती है, ठीक है? आपके पीएचडी के इंटरव्यूज़ भी होंगे, जब आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का आपने पीएचडी भी कर ली, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के इंटरव्यू में बैठोगे, तो वही चीज़ आपकी बेसिक पूछी जाएगी, जब क्या करोगे? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम वेस्ट मत करो यार, टाइम मैनेज करते हुए चलो, ठीक है? टाइम मैनेज करो स्ट्रक्चर्ड वे में आप कंसिस्टेंसी के साथ अपना सारी चीजों को आगे प्रोसीड आउट करते हुए स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है, इस वाले टाइम को भाई इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। आपका यही सारी चीजें होती है। पेपर वन को भाई फॉर ग्रांटेड बिल्कुल मत लेना, अच्छे से चीजों को करते हुए चलो, ठीक है। ये आपका आपका कैरेक्टर बिल्डिंग, आपका स्किल बेस्ड आपका एग्जामिनेशन है, ये जो आपका पर्सनालिटी डेवलप करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो सिलेबस को रखो, उसको देखो, क्लैरिटी लेकर आओ सिलेबस में। पीवाईक्यूज एनालिसिस करो, अपना एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बनाओ कि मेरे को ये चीजें ऐसे करनी है, तो आप इसको काफी बेहतर तरीके से देखो। देखो सबसे पहली चीज यही होती है कि हम ना सिलेबस को समझ पाए। तो सिलेबस समझो कि आखिर आपका सिलेबस है क्या। आधे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता कि यार हमारा सिलेबस है क्या। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपना रिवीजन करते हुए चलो, साथ साथ अपने नोट्स बना के बस रख नहीं देने किसी कोने में, उसको आपको रिवाइज भी करते हुए चलना है, ठीक है। अपना रिवाइज करो अपना, जैसे 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड है, तो अपना जैसे कि अपना 6 महीने है फॉर एग्जांपल मेरे पास, अब इन 6 महीने को मैं कैसे यूटिलाइज करूंगी, या फिर मेरे पास 5 से 6 महीने हैं, इनमें मैं क्या करूंगी। अपना ट्राई करो कि आखिरी के जो आपके 1 महीना बचेगा उसमें आप मॉक का प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मॉक प्रैक्टिस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों रहती है? क्योंकि ताकि हम वो ना एकदम जो एग्जामिनेशन वाला वो 3 घंटे का स्ट्रेस होता है, उसको हम केटर कर पाए, उसको हम झेल पाए, कि हम उसमें ये चीज़ देख पाएँ कि हम वहाँ पे कैसे परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं। जैसे कि इस बार वाली जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था, काफ़ी लेंदी लगा था। बच्चों का पेपर छूटा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मॉक का प्रैक्टिस ही नहीं किया था। तो मॉक प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो जाएगा भाई। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो कॉन्फिडेंस आना कि मैं 3 घंटे में पेपर को कैसे हैंडल करने वाली हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने नोट्स बनाते हुए चलना भाई, सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपके लिए भैया एक सरप्राइज आ चुका है, जो कि आपका रहेगा। आप यूज कर सकते हैं कोड RD15 और आप 15% डिस्काउंट पा सकते हैं ऑन ऑल द कोर्सेज एंड द टेस्ट सीरीज ओनली ऑन द GRF अड्डा। तो आप अवेल कर सकते हैं भाई, 15% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे सभी प्रीमियम पैचेस पे। तो आप एनरोल कर सकते हैं, ये आपका बेस्ट टाइम रहने वाला है आपकी तैयारी का। तो आप हमारे साथ पक्का पक्का जुड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो GRF अड्डा प्रीमियम में आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। देखो कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपना खुद से स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चाहिए भाई। देखो अगर मैं होम साइंस की बात करूं, तो एज सच कोई ढंग की बुक ना अवेलेबल नहीं है जहां पे आपको यूनिट वाइज करके पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो मैं अपने बैचेस में ये चीज ही करवा रही हूँ कि मैं आपको यूनिट वाइज सेग्रीगेट करके पीवाईक्यूज कराऊंगी। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए चलेंगे अकॉर्डिंग टू द पीवाईक्यू एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे भाई, अपने अच्छे तरीके से अपने क्या कर लेंगे, हम अपने हर यूनिट के साथ उसके पीवाईक्यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आपके डेली आपको क्लास वाइज क्विजेस भी मिल जाएंगे, PDF होगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिल जाएगा, वीडियो कोर्सेज विद द डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएंगे, 10 ईयर के पीवाईक्यू मिल जाएंगे विद द डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस, एंड आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और आपको कंप्लीट स्टडी प्लानर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा,
ठीक है जी। आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अवेल कर सकते हैं। अगर जो बच्चे जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी जरूर जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जो आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, 10 ईयर पीवाईक्यू विद द डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस और क्रैश कोर्स विद द मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आपको अच्छे से मिल जाएगा फॉर द पेपर 1 पेन पेपर 2। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रहेंगे जहां पे आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव गुड डे।